Good morning, students. Today I am telling you about statistical mechanics. It's clear from the name of the statistical that it's come from statistics. In statistics, this is the branch of the mathematics. So we can say statistical mechanics is not a science, but it's the mathematical techniques that used to find the information in physics, or we can say in science, or in commerce, or in arts. It's the useful in research purposes and know the information of a system which have the many number of the particles. फॉर एग्जाम्पल अपन चर्चा करें कि एक क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों का एवरेज रन रेट क्या है, तो अपन उनका एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं। औसत निकालना ही क्या है? स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है। उस सांख्यिकी को आगे अपन बढ़ाएं, किस प्रकार से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं साइंस के डिफरेंट फील्ड्स में या रिसर्च के डिफरेंट फील्ड्स में। इट इज़ मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के सभी क्षेत्रों में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता, इट्स रिमेन वैलिड थ्रू आउट वट एवर वी अप्लाई एनी लॉ एनी स्टेटिस्टिक्स। यह हमेशा काम करता है, चाहे अपन कोई भी नेचुरल लॉ काम में ले, या क्वांटम मैकेनिक्स काम में ले, या क्लासिकल मैकेनिक्स काम में ले। स्टैटिकल मैकेनिक्स हमेशा सेम रहती है, इसके नियम ऑलवेज रिमेन द सेम। अब मान लीजिएगा कि अपन फिजिक्स में करते हैं कि एक नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ ज्ञात करना चाहते हैं। मान लीजिएगा अपने पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं और निश्चित टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम ज्ञात करना चाहते हैं। गैस मान लीजिए कंटिन्यूस सिस्टम है, उसको डिस्क्रीट पार्ट में पर डिवाइड करें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, असंख्य मॉलिक्यूल्स हैं। अब प्रत्येक असंख्य मॉलिक्यूल्स की अपन कहें कि वॉल्यूम ज्ञात करें। वो वॉल्यूम ज्ञात करने पर उसका एवरेज लें। वो एवरेज भी जो प्रॉपर्टीज अपने पास कहलाती है वॉल्यूम की, वो अपने पास क्या है? स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी। ऐसे थर्मोडायनेमिक्स में अपन देख रहे हैं बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इट्स डील विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोलिक्यूल्स। स्टैटिस्टिकल calculate the average property of system, or we can say the bulk material. Its result more perfect as the number of samples are increased. कब इसके रिजल्ट रिलायबल होंगे? कि जितनी सैंपल्स की संख्या ज़्यादा होगी, जितनी पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा होगी, तो उसके रिजल्ट उतने ही अच्छे होंगे, रिलायबल होंगे। ये जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, सबसे पहले लोडविन बोल्ट्जमैन ने इसको विकसित किया था, फिर मैक्सवेल और गिब्स ने इसको आगे बढ़ाया। तभी से ये साइंस के फील्ड में काम में आने लगी है। इफ से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डिराइव हाई लेवल डिस्क्रिप्शन बाय स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लेवल एंड एवरेजिंग आउट लोड्स ऑफ डिटेल। यानी कि जो अपन कहें कि प्रॉपर्टी का हाई लेवल डिस्क्रिप्शन करती है, स्टार्टिंग अपन करते हैं लोअर लेवल से, यानी कि प्रत्येक पार्टिकल की प्रॉपर्टी ज्ञात करें और फिर उसका एवरेज लें। मैंने अपन कंक्लूजन निकालें कि कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने ज्ञात करनी है, then we determine the
average value of each sample. First we take the property of each sample, after this we take the average of this. इस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को समझने के लिए पहले इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना होगा कि फिजिक्स के प्रत्येक क्षेत्र में इसको अपन यूज़ करते हैं. इट्स द मोस्ट फंडामेंटल टूल्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ द फिजिक्स की सभी ब्रांचेज में, या अपन कहें कि साइंस के सभी फील्ड में, या कॉमर्स में आप ले लीजिएगा या आर्ट्स में आप ले लीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स सभी जगह चलती है. मैथमेटिकल टेक्निक्स है, सभी बच्चों को इसे इंट्रोड्यूस होना चाहिए. स्पेशली आपके लिए तो पेपर में चलता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड द सॉलिड स्टेट फिजिक्स. तो यू हैव वेल फेमिलियर अबाउट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. फर्स्ट वी टेक द टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस. यू आर सीइंग a stand. In this stand you are seeing different energy levels. It's denoted by 0, 1, 2, 3, and you are also seeing the boxes. जनरल व्यू से अपन कहें कि ये बॉक्स जो अपने पास है एनर्जी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एनर्जी लेवल अपन दर्शाया 0, 1, 2, 3, इसकी कंपैरिजन अगर अपन परमाणु से करें तो ये परमाणु के ऊर्जा स्तर हैं. जितने बॉक्स हैं ऊर्जा अवस्थाएँ हैं, और जो छोटे छोटे टुकड़े अपन देख रहे हैं या स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स अपन कहें या पार्टिकल्स कहें, पार्टिकल को शो करते हैं. इसकी कंपैरिजन अपन किसी परमाणु से कर सकते हैं. आगे अपन देख रहे हैं एनर्जी लेवल्स. पहले अपन फिगर 1 जो ऊपर लिया है उसी से अपन करते हैं. किस स्टैंड में एनर्जी लेवल्स को 1, 2, 3 से रिप्रेजेंटेड किया गया है. ऑल पार्टिकल्स एट सेम लेवल हैव सेम एनर्जी. सभी पार्टिकल जो एक ऊर्जा स्तर पर रहते हैं उनकी ऊर्जा एक समान रहती है. मान लीजिएगा लेवल 2 के अंदर 3 पार्टिकल हैं तो उनकी ऊर्जा समान रहेगी. इसी प्रकार से एटम्स के लिए अपन देख सकते हैं कि एटम्स के किसी लेवल में जितने पार्टिकल्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उस ऊर्जा स्तर में उनकी ऊर्जा समान रहेगी. फिर आप पता एनर्जी स्टेट्स. इस फिगर्स के द्वारा अपन देख सकते हैं कि जो बॉक्स बने हुए हैं प्रत्येक लेवल में वो ऊर्जा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. उदाहरण के लिए फर्स्ट लेवल में 3 बॉक्स हैं यानी कि 3 स्टेट्स हैं. 0 लेवल जिसमें 2 बॉक्स हैं, 2 स्टेट्स हैं. इसी प्रकार से परमाणु के प्रत्येक ऊर्जा स्तर में विभिन्न अवस्थाएं होती हैं. जैसे अपन कहें n = 1 स्टेट, या कई स्टेट्स में जो स्टेट्स अपने पास कितनी होगी, ऐसी स्टेट एक अवस्था होगी. इसी प्रकार से अपन दूसरे लेवल्स के लिए स्टेट्स ज्ञात कर सकते हैं. एक टर्म जो कि बहुत काम में आती है डिजनरेसी. क्वांटम मैकेनिक्स में नाम सुना होगा अपभ्रष्टता. ये अपभ्रष्टता और डिजनरेसी क्या है ये तो आप सभी जानते हैं कि एक एनर्जी लेवल से संबंधित जितनी एनर्जी स्टेट्स होती है उसकी अपभ्रष्टता कहलाती है, डिजनरेसी कहलाती है. जैसे उपरोक्त चित्र में जो एग्जाम्पल अपन लें उसमें अपन देखें कि 0 लेवल की डिजनरेसी कितनी है, 2. दूसरे लेवल की डिजनरेसी कितनी है, 1, जिसको G से अपने रिप्रेजेंट करता है. यानी कि उसकी जितनी स्टेट्स हैं उसकी डिजनरेसी कहलाती है कि एक लेवल में कितनी स्टेट्स हैं. मान लीजिएगा अपने पास हाइड्रोजन एटम के लिए n=1 स्टेट के लिए ओनली एक ही स्टेट है, तो एक एनर्जी लेवल से एक स्टेट है तो उसकी डिजनरेसी अपन कहें कि अलग अलग नहीं है, नॉन डिजनरेट स्टेट भी होती है. लेकिन दूसरा अपन एग्जांपल लें इसमें n में अपने पास अगर 2 स्टेट्स हैं, n = 1 में 2 स्टेट्स हैं तो अपन कह सकते हैं कि उसकी डिजनरेसी कितनी होगी, 2. n = 2 स्टेट्स से अपन ने लिया तो
एन नंबर 2 स्टेट्स अपन करें कि अपने पास मुख्य क्वांटम संख्या है, इससे संबंधित एजीमुथल क्वांटम संख्या होती है L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, ये सब स्टेट्स अपने पास है। एस स्टेट, पी स्टेट। एस स्टेट से संबंधित अपने पास जो है एक सेल आपको दिखाई दे रही है, पी स्टेट से संबंधित अपने पास सेल्स और 3 दिखाई दे रही हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो इसमें डिजेनरेसी कितनी होगी? 4। एनर्जी लेवल तो 1 है, एन इज इक्वल टू 2, लेकिन स्टेट्स अपने पास 4 है, अर्थात उसकी अपभ्रष्टता 4 होगी। इसके बाद अपने पास आता है ऑक्यूपेशनल नंबर। ऑक्यूपेशनल नंबर ऑक्यूपाई करने की संख्या। मान लो स्टेट्स तो अपने पास बहुत सारी होती है, ये पार्टिकल कितने ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कितने पार्टिकल उस स्टेट के अंदर फिल हो सकते हैं। तो जितने पार्टिकल फिल हो सकते हैं वही उसकी ऑक्यूपेशन नंबर होती है। जैसे बॉक्स के अंदर कितने पार्टिकल्स अपने पास ऑक्यूपाई होते हैं वो उसकी ऑक्यूपेशनल नंबर है। 0 स्टेट्स में 2 पार्टिकल्स हैं ऑक्यूपाई, यानी कि अपने पास 2 है। पहला जो ऊर्जा स्तर है उसमें 3 पार्टिकल बॉक्स में जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स में, ऑक्यूपेशन नंबर अपने पास कितना होगा? 3। इसी प्रकार से दूसरा एनर्जी लेवल है, तीसरा एनर्जी लेवल है जिसकी ऑक्यूपेंसी नंबर दिया हुआ है। अब टोटल सिस्टम की अपन बात करें, पूरा अपना एनर्जी लेवल्स को अपन मिला लें, तो टोटल ऑक्यूपेशनल नंबर कितनी होगी? उन सभी पार्टिकल्स के योग के बराबर, समेशन एन आई इज इक्वल टू एन, एन इज द ऑक्यूपेशन नंबर। फिर उसकी अपन कहें कि ऊर्जा ज्ञात करें कि पूरे सिस्टम की ऊर्जा क्या होगी। तो जितने पार्टिकल्स हैं, सामान्य रूप से अपन जो बॉक्स रहे हैं कि पार्टिकल जितने हैं ऑक्यूपेशन नंबर भी अपने पास उतनी है। अब टोटल जो एनर्जी अपन ज्ञात करते हैं पूरे सिस्टम की, अपने जो चित्र जो दिखा है फिगर 1 में 4 एनर्जी लेवल्स हैं, 0, 1, 2, 3। उसमें पार्टिकल जो अपने पास हैं, पहले वाले में अपन कहें कि 0 जो अपने पास ऊर्जा स्तर उसमें 4 पार्टिकल, पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 4 और तीसरे वाले में 2 पार्टिकल है। अब कुल सिस्टम की ऊर्जा ज्ञात करें। कुल सिस्टम की ऊर्जा इज इक्वल टू अपन क्या कहेंगे? प्रत्येक पार्टिकल के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, जैसे पहले के लिए 4E0, दूसरे के लिए 3E1, फिर 4E2, फिर 2E3, इन सभी का योग जो अपन करते हैं तो टोटल एनर्जी सिस्टम की अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद एक स्पेशल टर्म, डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। अविभेद्य एवं विभेद्य कण क्या होते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल क्या है और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल क्या है। इनके नाम से स्पष्ट है। डिस्टिंग्विशेबल, दैट पार्टिकल कैन बी आइडेंटिफाइड, दैट कैन बी लेबल्ड, दैट पार्टिकल ऑलवेज मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी। उदाहरण के लिए इन पार्टिकल्स को अपन ने ABCD से दर्शाया गया है। ABCD यानी कि अपने पास इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखते हैं। अब ऐसे कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं? उदाहरण के लिए जैसे अपन सोचें किसी क्रिस्टल में परमाणु, या अपन कहें स्पेसिफिक कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल्स, अगर उसको अपन ने आइडेंटिफाई कर दिया तो अपन मान के चलते हैं कि वो पार्टिकल अपने पास ऐसे रहेंगे डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, कि इनको अपन पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में इसके जो वेव पैकेट्स रहते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, तो उसके वेव पैकेट भी ओवरलैप नहीं होते। वेव पैकेट तो आप जानते हैं पार्टिकल से संबंधित वेव होती है, उससे संबंधित अपने पास वेव पैकेट होता है। वो सभी पार्टिकल का वॉल्यूम जिसके द्वारा जो ऑक्यूपाइड किया जाता है, जो क्षेत्र घेरा जाता है, वो डी ब्रोगली वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा होता है। मैथमेटिकल रूप से यहाँ दर्शाया गया है V/N ग्रेटर देन लेमडा क्यूब। V टोटल वॉल्यूम है, N टोटल पार्टिकल्स हैं, तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम V/N हुआ, ग्रेटर देन लेमडा क्यूब। लेमडा क्यूब वॉल्यूम के अपन कहें कि डायमेंशन के रूप में लिया गया है,
इसमें प्रत्येक पार्टिकल का वॉल्यूम डी ब्रोगली वेवलेंथ से ज़्यादा होता है। फिर अपन लेते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, अविभेद्य कण, जिसको अपन पहचान नहीं सकते कि सिस्टम में एक बार मिलने के बाद अपन उसको पहचान नहीं पाते। उन पार्टिकल को जैसे डॉट 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 के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। आइडेंटिकल होते हैं बट वी कैन डोंट आइडेंटिफाई, इनको लेवल नहीं कर सकते। ये पूरे सिस्टम में जो अपने पास इंटरेक्शन होता है तो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं, इंडिविजुअलिटी नहीं रखते हैं। जैसे डॉट 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 से दर्शा सकते हैं, या इसको ए से अपन दर्शाया, आइडेंटिकल है, बस सिस्टम में अपन ये नहीं करते। ये पार्टिकल अपने पास ये है, इंडिविजुअलिटी मेंटेन नहीं रख पाते। तो पार्टिकल कौन से हैं? बोसॉन पार्टिकल, फर्मियन पार्टिकल। बोसॉन और फर्मियन क्या होता है इसकी स्टडी तो अपन आगे करेंगे, वैसे आप जानते भी हो। इन जो पार्टिकल हैं, ये जो पार्टिकल हैं, उनके वेव पैकेट ओवरलैप्ड होते हैं। ये अपने पास आइडेंटिटी नहीं रखते, एक दूसरे से ओवरलैप्ड हो सकते हैं। इनका वॉल्यूम भी डी ब्रोगली वेवलेंथ से कम होता है। जैसे मैथमेटिकल रूप से इसको दर्शाया गया है, लेमडा यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की स्पेशल टर्मिनोलॉजी, मैक्रोस्टेट्स एंड द माइक्रोस्टेट, स्थूल अवस्थाएं तथा सूक्ष्म अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इससे भी अवेयर होना पड़ेगा, इससे भी इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा कि मैक्रोस्टेट क्या होती है, स्थूल अवस्था क्या होती है। मैक्रो स्थूल जो अपन कहें बड़ा रूप, माइक्रो सूक्ष्म रूप। अपन एक सिस्टम लेके चले गैस मॉलिक्यूल्स का, जब उसकी टोटल अपन टेम्परेचर की बात करें किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, तो होल टेम्परेचर अपन लेते हैं कि इस सिस्टम का, इस गैस सिस्टम का टेम्परेचर अपने पास T है। लेकिन उस गैस मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, असंख्य परमाणु रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं। उन असंख्य परमाणु का अपन कहें कि टेम्परेचर मेजर करें, या टेम्परेचर अपन मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको बताएं कि अपने पास टेम्परेचर T1, T2, T3 है। तो T1, T2, T3 जो अपने पास है उसकी माइक्रो स्टेट्स है। होल जो अपन लेके चलते हैं कि पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर अपने पास T है वो उसकी मैक्रो स्टेट्स है। ये मैक्रो स्टेट या माइक्रो स्टेट्स उसके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल से या माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स से दिए जाते हैं। ये मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स यानी कि उसके पैरामीटर्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, एंट्रोपी, डिफरेंट जो अपन मेजर करना चाहते हैं। इसी प्रकार से माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स रहते हैं, उसको स्पेसिफाई अपन करते हैं। एक मैक्रो स्टेट को अपन किस प्रकार से स्पेसिफाई कर सकते हैं, उदाहरण के लिए अपन मान लें जो अपने डायग्राम जो अपने पास दिया गया है कि मैक्रो स्टेट्स ओनली किसी सिस्टम में ये बता सकते हैं कि उसके प्रत्येक एनर्जी लेवल्स में कितने स्टेट्स हैं। मान लीजिएगा कि फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है उसमें अपने पास 3 एनर्जी स्टेट्स हैं, दूसरे में 4 हैं, तीसरे में 2 हैं, जो कि बॉक्सेस से अपन दर्शाया। तो मैक्रो स्टेट्स तो सिंपल ये बता दिया कि इस ऊर्जा स्तर में कितनी संख्याएं हैं। लेकिन माइक्रो स्टेट्स जो अपने पास है वो बताती है कि कितने पार्टिकल कौन से स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड किस प्रकार से है, हाउ मैनी एंड विच पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एनर्जी लेवल्स एंड द एनर्जी स्टेट्स। उसका होल डिस्क्रिप्शन जो अपन कहें वो अपने पास माइक्रो स्टेट्स में आती है। माइक्रो स्टेट्स से मिलकर अपने पास क्या है, मैक्रो स्टेट्स बनता है। वो प्रॉपर्टीज जो ज्ञात करते हैं किसी सिस्टम की स्टैटिस्टिक्स में, तो उसके माइक्रोस्टेट व्यू से उसकी प्रॉपर्टीज अपन ज्ञात करते हैं, फिर उसका अपन एवरेज लेते हैं मैक्रोस्टेट रूप से, तो अपने पास प्रोबेबिलिटीज अपने पास आ सकती है, उसकी एवरेज वैल्यू अपने पास आती है। इस इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए, अविभेद्य पार्टिकल के लिए जब अपन उसकी माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट्स की अपन चर्चा करते हैं, जैसे आप टेबल में देख रहे हैं, उस फिगर जो पहला 1 है उसी के अनुसार ये टेबल बनाई गई है, जिसमें एनर्जी लेवल 0, 1, 2, 3 है। एनर्जी स्टेट्स जो अपने पास है कि 0 लेवल्स में जो अपने पास है एनर्जी स्टेट्स कितनी हैं, 2 हैं, फर्स्ट और 2। इसी प्रकार से पहले में 1, 2, 3 है, दूसरे में 1 है, तीसरे एनर्जी स्टेट्स है उसमें एनर्जी स्टेट्स 4 हैं। तो ये तो अपने पास मैक्रो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन इस
प्रत्येक एनर्जी स्टेट्स में कितने पार्टिकल्स हैं। जैसे जीरो एनर्जी जो लेवल है उसकी पहले एनर्जी स्टेट्स में एक पार्टिकल है। जैसा आप देख रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से अपन देखें, ये वाली स्टेट जो अपने पास है ये रिप्रेजेंट कर रही है माइक्रो स्टेट्स को। सेकंड कि जीरो एनर्जी लेवल्स की दूसरी एनर्जी स्टेट्स में वन पार्टिकल है। ये वन पार्टिकल जो दूसरी एनर्जी स्टेट्स में अपने को बता रहा है ये उसकी माइक्रो स्टेट्स है। तो ये वाले अपन कहें कि सेकंड जो कॉलम अपने पास है ये मैक्रो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड जो अपने पास कॉलम है ये अपने पास माइक्रो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि मैक्रो स्टेट्स एक उसकी अपन कहें कि टोटल एक एवरेज वैल्यू से आते हैं, उसका बाह्य वातावरण से अपने पास आता है। और माइक्रो स्टेट्स उसका इनर डिस्क्रिप्शन से अपने पास आता है। टोटल एनर्जी लेवल, इस एग्जांपल से अपन कहें एनर्जी लेवल के साथ साथ उसके स्टेट और पार्टिकल का भी डिस्क्रिप्शन करती है माइक्रो स्टेट्स। आगे अपन देखें, अगर पार्टिकल इंडिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल्स के लिए अपने पास चल रहा है, यहाँ पे दर्शा रखा है अपने पास कि ये जो स्टेट्स अपने पास हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने पास जा रहे हैं। पार्टिकल सेम ही दूसरे एनर्जी स्टेट्स में चले गए, तो इसमें देख रहे हैं माइक्रो स्टेट्स में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन इस वाले एग्जांपल में आप देख रहे हो कि पहला जो एनर्जी स्टेट्स है इसका पार्टिकल थर्ड वाले में जा रहा है और ये अपने पास इसमें जा रहा है। तो अपन देख रहे हैं कि ये अपने पास से चेंज होता है, अर्थात उसकी माइक्रो स्टेट में चेंज आता है। इसमें लिखा हुआ है मैनी माइक्रो स्टेट्स कोरेस्पोंडेंट टू ईच मैक्रो स्टेट। एक मैक्रो स्टेट के साथ बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स हो सकती है। आगे अपन देखें, अब अपन ले रहे हैं डिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल को। इस पार्टिकल को अपन विभेद्य कर सकते हैं, उसके अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए भी अपन देखें कि उसकी माइक्रो स्टेट्स में कुछ चेंज आता है या नहीं आता। फर्स्ट एग्जांपल 1 लिया है, यहाँ पे अपन देखें ये वाला, इसमें ए बी पार्टिकल और ए बी पार्टिकल में रहता है, यानी कि ए की जगह बी आ गया और बी की जगह अपने पास ए आ गया, तो डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स हैं। दूसरा एग्जांपल इसमें देखें, 3 पार्टिकल्स हैं, 3 स्टेट्स हैं, ए बी है इसमें और यहाँ पे बी ए हो गया, ये सी है, ये सी हो गया। तो ए बी एक ही स्टेट्स में है, बी ए हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ, सेम माइक्रो स्टेट्स हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते। ये डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने लिया क्योंकि एक्चुअल में समझना इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो स्टेट क्या होती है, मैक्रो स्टेट्स क्या होती है। ये समझ में आने के बाद ही स्टैटिस्टिकल जो फिजिक्स के अपने पास के थर्मोडायनेमिक्स में अध्ययन करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज याद करते हैं, उसका आप इजीली रूप से समझ सकते हो, उसको प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। फिर अपने पास आती है कि एक एग्जांपल ने, ठीक है कि अपने पास मैक्रो स्टेट्स है, एक सिस्टम की मैक्रो स्टेट्स अपन ले ली, अपन बता सकते हैं कि अपने पास सिस्टम कौन सी मैक्रो स्टेट्स में है। लेकिन एक मैक्रो स्टेट से संबंधित बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स हैं, तो किसी समय के ऊपर अपन ये नहीं कह सकते कि अपना जो सिस्टम है उस स्पेसिफिक माइक्रो स्टेट्स में रहेगा या कौन सी स्पेसिफिक माइक्रो स्टेट्स अपने पास रहेगी। ये जो प्रॉब्लम्स अपने पास आई कि मैक्रोस्कोपिक तो अपन कह सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक रूप से अपन कैसे कह सकते हैं कि सिस्टम कौन सी अवस्था में है। तो उसके लिए एक सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी, कि जो भी पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स रहते हैं उनको इक्वली प्रोबेबल माना जाता है फॉर ए कोरेस्पॉन्डिंग मैक्रो स्टेट्स, कि जितनी माइक्रो स्टेट्स हैं उस समान रूप से उनकी प्रोबेबिलिटीज रहेगी। मान के चलते हैं कि एक माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी किसी स्पेसिफिक घटना के लिए 1/3 है, तो सभी माइक्रो स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी
वैसे आपको पता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस कि एक मैक्रो स्टेट के रेस्पेक्ट में बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स रहती है। तो गणितीय रूप में इनका जो रेशियो है मैक्रो स्टेट अपॉन माइक्रो स्टेट्स वो थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटीज होती है, या अपन कह सकते हैं डिफरेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वे, या इसको अपन स्पेसिफिक रूप से कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब थोड़ा सा इस पर गौर करना। मैं थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको मैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी कह रहा हूँ, बाद में एकदम बताएंगे। अभी तो ये देख लीजिएगा कि एक मैक्रो स्टेट से संबंधित बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स रहती है। अब उनका रेशियो जो अपन ज्ञात करते हैं वही थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी रहती है। दूसरे शब्दों में इसको नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेज और पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्मूलाज मैथमेटिकल रूप से अपन लिख सकते हैं। फिर ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्टैटिकल मैकेनिक्स अपने पास क्या होगी। ये पहले अपन चर्चा कर चुके हैं कि एवरेज वैल्यू ज्ञात करते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एवरेज वैल्यू से संबंधित रहती है, एवरेज प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करती है। बल्क मटेरियल जो भी है उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। जितने सैंपल्स इंक्रीज होंगे, डाटा इंक्रीज होंगे, रिजल्ट भी अपने को बहुत ही परफेक्ट मिलेंगे। फिर एक इम्पोर्टेंट आता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो अपन देख लिया। अब डिफरेंट नेचुरल लॉ आते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स आती है, अपन ने बात की। तो इस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं, क्लासिकल और क्वांटम, उसी प्रकार से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिक मैकेनिक्स एंड द क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब क्लासिकल स्टैटिस्टिक मैकेनिक्स को अपन मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये डेवलप्ड मैक्स बोल्ट्जमान और गिब्स के द्वारा की गई थी, तो इन्हीं के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स को बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स मैकेनिक्स भी कहते हैं, क्योंकि बोस-आइंस्टीन ने अपन कहें कि क्वांटम पार्टिकल बोसोन्स की खोज की, इसके बारे में रिसर्च की थी। फर्मी भी इसमें आता है, तो उसको बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो अपन चर्चा करें, क्लासिकल मैकेनिक्स में उदाहरण के लिए जो पार्टिकल रहते हैं वो होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स। गैस में जितने पार्टिकल रहते हैं या सॉलिड क्रिस्टल के जो एटम होते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स में अपने पास आते हैं। और इसमें जो पार्टिकल्स अपने पास आते हैं, फर्मियंस और बोसॉन्स अपने पास आते हैं। क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो पार्टिकल होते हैं, फर्मियन और बोसॉन्स होते हैं। क्लासिकल में गैस मॉलिक्यूल्स को अपन मान के चलते हैं उदाहरण के रूप में। फिर ये दिया हुआ कि पार्टिकल इसमें क्या रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं, डिस्टिंग्विशेबल भी रहते हैं। पार्टिकल की अपनी पहचान रहती है, और इसमें पार्टिकल आइडेंटिकल तो रहते हैं लेकिन इंडिस्टिंग्विशेबल रहते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने पार्टिकल को डॉट डॉट से दर्शाया, उनको ए से अपन ने दर्शाया, जो पहले इसकी चर्चा की है। इससे पार्टिकल को ABC से दर्शाया, उनको डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। फिर स्पिन की अपन चर्चा करते हैं। क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो पार्टिकल्स उनका स्पिन कैसा होना चाहिए, तो इससे स्पिन डजेंट मैटर, ऑल स्पिन आर एक्सेप्टेबल, कि जिनके पार्टिकल का स्पिन हाफ हो या 0 हो या 1 हो, सभी अपने पास क्लासिकल में लागू होते हैं। लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसको आगे दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक अपने पास है फर्मियन, एक अपने पास है बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। फर्मी जो है इसको फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक्स भी कर रहे हैं। इसमें स्पिन आप देख रहे हैं कि वो पार्टिकल जिनका स्पिन हाफ या हाफ का इंटीजर मल्टीपल होता है वो फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। वो पार्टिकल जिनका स्पिन 0, 1, 2 या इंटीजर होता है वो अपने पास बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। इसमें पार्टिकल के ऊपर नो रेस्ट्रिक्शन, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहता। पार्टिकल किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं होता।
इसमें बोस-आइंस्टीन में कोई प्रतिबंध नहीं था पार्टिकल्स के ऊपर, लेकिन स्पिन तो अपने पास 0 या 1 रहना चाहिए। बट फर्मी में अपने पास रेस्ट्रिक्शन होता है कि फर्मी में अपने पास एक स्टेट में दो समान आइडेंटिकल पार्टिकल नहीं हो सकते पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अगर स्पिन डिफरेंट है तो पॉसिबल है, अदरवाइज डिफरेंट नहीं है। तो इसका मतलब इसमें अपने पास रिस्ट्रिक्शन लागू होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट एक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको दिया कि किस प्रकार से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को मैकेनिक्स की तरह दो मैकेनिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिकल और क्वांटम। डिफरेंट जो अपन दिया कि डिस्टिंग्विजेबल पार्टिकल होना चाहिए एक में, दूसरे में इनडिस्टिंग्विजेबल पार्टिकल होना चाहिए। नेक्स्ट, अब जो इम्पोर्टेंट है कंपैरिजन के लिए भी कि एक सिस्टम है तो वो अपने पास बोसॉन सिस्टम होगा या फर्मियन होगा, या होल रूप से अपन कहें बोस पार्टिकल होगा या फर्मी पार्टिकल होगा क्वांटम मैकेनिक्स पर्पज से। तो एटॉमिक रेफरेंस से अपन देखें, परमाणुक रेफरेंस से अपन देखें कि किसी भी एटम के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल अगर अपने पास इवन पार्टिकल हैं तो बोसोन पार्टिकल होता है, या सिस्टम बोस सिस्टम का ओबे करता है, बोस स्टैटिस्टिक्स का ओबे करता है। दूसरा, अगर पार्टिकल अगर अपने पास ओड पार्टिकल हैं तो टोटल सिस्टम को अपन फर्मियन मान सकते हैं, फर्मियन पार्टिकल कह सकते हैं, फर्मी ड्राक स्टैटिस्टिक्स का पालन करते हैं। तो ओड और इवन अपन कैसे ज्ञात करेंगे? किसी परमाणु के लिए कुल पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो कुल पार्टिकल अपन कहें Z+A, Z आपको पता है प्रोटॉन, A आपको पता है एटॉमिक नंबर जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। टोटल पार्टिकल एक एटम के लिए Z+A। अगर ये अपने पास इवन नंबर है तो सिस्टम बोसोन है, अगर अपने पास ओड नंबर है तो सिस्टम अपने पास फर्मियन है। इस प्रकार से एक न्यूक्लियस के लिए कुल पार्टिकल कितने होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या एटॉमिक नंबर A। अगर A अपने पास इवन है तो न्यूक्लियस बोसोन होगा, अगर अपने पास ये ओड है तो अपने पास न्यूक्लियस फर्मियन होगा। एक उदाहरण भी अपन ने लिया 613 का एटॉमिक के रूप से, न्यूक्लियस के रूप से। 613 में जो अपन देख रहे हैं कि Z का मान कितना होता है, 6 A का मान कितना 13, टोटल 19 इज द ओड नंबर, इट्स मीन्स इट्स फर्मियन। सेकंड, न्यूक्लियस की अपन चर्चा करें तो न्यूक्लियस के अंदर तो अपने पास कहें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 6 मैंने गलत लिखा, दिस इज नॉट राइट। यहाँ पे अपने पास टोटल 13 आएगा, इसको मैं अपन मिटा सकते हैं। 13 E+N 13 अपने पास एक ओड नंबर है। ओड नंबर होने के कारण ये भी अपने पास क्या होगा, फर्मियन होगा, अर्थात न्यूक्लियस और एटम दोनों अपने पास क्या, फर्मियन। इस प्रकार से जो भी पार्टिकल्स या एटम या न्यूक्लियस आता है इस प्रकार से अपन उसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर अपने पास आ रहा फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स मैकेनिक्स। क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की मूलभूत अवधारणाएं क्या है। सिंपल अपन ने चर्चा की, क्लासिकल मैकेनिक्स गैसियस सिस्टम को कंसिडर करती है। गैसियस सिस्टम नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं। ये पार्टिकल जो अपन कहें कि कॉन्स्टेंटली रूप से गतिशील रहते हैं और इलास्टिक स्फीयर की तरह से गैस बिहेव करती है। जो पार्टिकल है इसको 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। 3 तो आपको पता ही है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट XYZ। 3 मोमेंटम स्पेस के अपने पास आते हैं PX, PY, PZ। तो किसी गैस को डिस्क्राइब करने के लिए 6 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है, और 6 कोऑर्डिनेट जिस सिस्टम में रहते हैं उसको फेज स्पेस कहते हैं। फेज स्पेस का मतलब नंबर ऑफ फेज सेल्स। अब जो भी पार्टिकल उससे संबंधित फेशियल रहती है, वॉल्यूम के रूप में अपन देखें तो मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द फेज सेल इज इक्वल टू S³ आता है। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से अपने पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आता है, नॉट पोली एक्सक्लूजन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से अपने पास S³ आता है। फिर अपने पास प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी जिसकी चर्चा अपने अभी की थी, ये इसमें इम्पोर्टेंट लागू होता है कि सभी माइक्रो स्टेट्स एक समान मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रहते हैं।
दूसरे शब्दों में अपन कहें, किसी मैक्रो स्टेट से संबंधित जितनी भी माइक्रो स्टेट्स रहती है उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल रहती है। इम्पोर्टेंट है, जिसको अपन ज्ञात करते हैं तो इस नियम को अपन काम में लेते हैं। फिर अपने पास एक आ रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द गैस। गैस की जो अपने पास इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है तो उसकी जो मैक्रो स्टेट है उसको अपन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज़ के रूप में मानता है कि उसकी मैक्रो स्टेट की अधिकतम प्रोबेबिलिटी रहेगी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। टोटल जो मोलिकुल्स अपने पास रहेंगे वो तो अपन देख लिया कि सभी मोलिकुल्स को अपन ऐड कर दें तो टोटल मोलिकुल्स आएंगे। कैसे सिस्टम लिया कि स्फीयर माना तो कांस्टेंट रहेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें स्टेट कांस्टेंट रहेंगे। जब ये कांस्टेंट है तो मास कंजर्वेशन नियम वहाँ पे लागू होता है, तो मास कंजर्वेशन नियम लागू होगा। दूसरा, उस सिस्टम की कुल ऊर्जा अपन ज्ञात करें तो कुल ऊर्जा मैंने पहले भी आपको बताया कि किस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। जितने पार्टिकल हैं उसको उसकी ऊर्जा से मल्टीप्लाई करके अपन ऐड कर देते हैं तो कुल ऊर्जा आ जाती है। क्योंकि मास इसमें कंजर्व है तो ऊर्जा भी अपने पास कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इस प्रकार से जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स अपन जो ज्ञात करते हैं उसमें मास कंजर्व रहता है पार्ट सिस्टम का और एनर्जी कंजर्व रहती है। दो रिस्ट्रिक्शन अपन कहें तो कॉन्स्टेंट इसमें लागू होते हैं। एक कॉन्स्टेंट अपने पास है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल रिमेन द कॉन्स्टेंट एंड द सेकेंड कॉन्स्टेंट इज द टोटल एनर्जी रिमेन द कंजर्व। अब अपन देखें, थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास में अपन